Hello students, now we'll discuss about in-text questions of chapter number 15 Bio 9th class. Improvement in food resources जो चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अलावा in-text questions हम अभी डिस्कस करेंगे. इसमें देखिए पेज नंबर 204 पर क्वेश्चन नंबर 1 है. What do we get from cereals, pulses, fruits and vegetable? कि हमें सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनसे क्या मिलता है, क्या ऑब्टेन होता है. तो स्टूडेंट्स, सीरियल्स होते हैं जैसे अनाज वाली जो फसलें होती हैं. तो सीरियल्स जैसे राइट, व्हीट, मेज, गेहूँ, चावल, मक्का, मिलेट. तो इन सब से अपने को क्या मिलता है, ये किसके सोर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में से ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं स्टूडेंट्स. कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट होता है और कार्बोहाइड्रेट से अपनी बॉडी को क्या मिलती है, अब एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी, तो एनर्जी का सोर्स होते हैं. पल्सेस के बारे में पूछा तो पल्सेस क्या प्रोवाइड कराती हैं, इट गिव प्रोटीन, ये प्रोटीन देती हैं. और प्रोटीन जो होता है ये अपनी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, ये अपनी बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी के मसल्स बनाता है. तो इट बिल्ड आवर बॉडी, ये अपनी बॉडी बिल्डअप करने में हेल्प करता है. ठीक है, ग्रोथ के लिए भी ये इम्पोर्टेंस रखता है. वेजिटेबल और फ्रूट से क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स, ये अपनी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं. इनके अंदर विटामिन और मिनरल प्रेजेंट होता है. तो इससे अपनी बॉडी क्या रहती है, फिट रहती है और डिजीज़ फ्री रहती है. इट मेक आवर बॉडी डिजीज़ फ्री, ये अपनी बॉडी को डिजीज़ फ्री बनाने में हेल्पफुल होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने देखा कि सीरियल्स, पल्सेस और फ्रूट वेजिटेबल से क्या मिलता है. सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जाकर उससे एनर्जी मिलती है. पल्सेस जैसे कि ग्राम होता है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, तो ये सब जो दालें होती, पी, इन सब में प्रोटीन होता है और इससे अपनी बॉडी बिल्डअप होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो अपनी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 205 पर और इस क्वेश्चन में दिया है हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन. कि क्रॉप प्रोडक्शन को बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन को बायोटिक फैक्टर्स में आपको मालूम है कि जो लिविंग थिंग्स जो अपनी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि बायोटिक फैक्टर में आते हैं कुछ पेस्ट आ गए और कुछ इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं. इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं या फिर बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो हो गए बैक्टीरिया, वायरस. तो ये क्या करते हैं, अपनी क्रॉप को डैमेज करते हैं. ठीक है, और अबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है. तो ये सब चीज़ें भी अपनी सीड्स को या फिर क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो अबायोटिक फैक्टर का मीन्स आप समझ गए होंगे. अबायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और मॉइस्चर है. तो ये सब चीज़ें सीड को अफेक्ट करती हैं. किस तरीके से अफेक्ट करती हैं वो देखते हैं. एक तो जैसे कि इंसेक्ट है वो उसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, उसको अपना घर बना लेंगे और फिर उसमें डेवलप हो जाएंगे. तो फिर वो सीड होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. तो इंसेक्ट का उसको घर बनाना और उसमें रहना और उसको अफेक्ट करना वो कहलाता है इन्फेसेशन. ठीक है, तो एक तो इन्फेसेशन ऑफ इंसेक्ट, ये प्रॉब्लम है. दूसरा, इससे क्या होगा, जो सीड्स हैं उनका वेट कम हो जाएगा, वेट लॉस होगा. थर्ड हम दे सकते हैं कि पुअर जर्मिनेशन होगा, यानी कि जर्मिनेशन आप समझते हैं, सीड से नया प्लांट जो ग्रो होने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन. और अगर इसको बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर ने डैमेज कर दिया तो वो सीड से नया प्लांट जो बनता है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिग्रेडेशन इन क्वालिटी. इनकी क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती, तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है.
और उसका जो कलर होता है वो भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कलर फेड हो जाता है, डिस्कलरेशन कह सकते हैं हम इसको, डिस्कलरेशन। और क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों की वजह से फिर उसकी मार्केट में जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है सीड की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और ये इन सब का रिजल्ट है एक तरीके से पुअर मार्केट प्राइस। तो क्वेश्चन क्या था अपना कि हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर पेस्ट हो गए, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब बायोटिक फैक्टर होते हैं। और अबायोटिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब अबायोटिक फैक्टर हो गए। तो इनकी वजह से क्या हो सकता है कि इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको अपना डैमेज कर देते हैं कंप्लीट, सीड का वेट लॉस हो सकता है, उनकी जर्मिनेशन क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है, और उनकी मतलब इनर क्वालिटी होती है, जैसे सीरियल क्रॉप है तो उसकी बेकिंग क्वालिटी, ऑयल सीड के अंदर कम ऑयल प्रोड्यूस होगा और फ्रूट वेजिटेबल जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये डिग्रेडेशन इन क्वालिटी हो गया। अगर कोई सीरियल क्रॉप है या फिर पल्सेस हैं तो उनका कलर फेड हो जाता है, ये भी एक उसकी वजह से बैड इफ़ेक्ट है। और पुअर मार्केट प्राइस, इससे उनकी जो प्राइस है वो मार्केट में कम मिलेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज है एक तरह से, यानी अफेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है 205 नंबर पेज पर, ये 205 नंबर पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कुछ क्रॉप होती हैं, लाइक पहले एग्जांपल समझ लेते हैं कि फॉडर क्रॉप होती है एक, तो पशुओं के चारे के लिए जो क्रॉप होती है तो उसको हम बोल रहे हैं फॉडर क्रॉप, ठीक है। तो फॉडर क्रॉप जो होती है उसके अंदर और सीरियल क्रॉप होती हैं उनके अंदर, इनको हम कंपेयर करते हैं। तो फॉडर क्रॉप्स जो होती हैं, अगर उसकी जो ब्रांच हैं वो ज़्यादा होंगी, ब्रांच अगर ज़्यादा होती हैं तो उससे क्या होगा, ज़्यादा उससे पशुओं का चारा बनेगा। और अगर वो टॉल है तो उससे भी उसकी जो कट करके उससे पशुओं का बहुत सारा चारा बनाया जा सकता है, यानी कि बेनिफिशियल होगा। अगर ये इसके अंदर टॉलनेस है, यानी ये लंबा होगा और मोर ब्रांच्ड होगा, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। फार्मर्स के लिए ये यूज़फुल होगा, इससे उनको ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट होते हैं। मोर ब्रांच्ड होंगे, ज़्यादा ब्रांच होंगे, ज़्यादा फॉडर बनेगा। लेकिन अगर सीरियल क्रॉप है तो अगर उसकी हाइट टोल होगी तो उसको हार्वेस्ट करने के टाइम पर प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जो डिज़ायर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, इसमें टॉलनेस की बजाय शॉर्ट हाइट जो है या फिर ड्वार्फनेस है, वो इसका डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हो जाएगा। ड्वार्फनेस, शॉर्टनेस भी कह सकते हैं। और मोर ब्रांच की जगह ये लेस ब्रांच्ड होगा तो भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसका जो मेन पार्ट होता है उसी मेन पार्ट के ही क्या लगते हैं सीड्स डेवलप होते हैं, और बाकी की ब्रांच होते हैं उस पर सीड्स डेवलप नहीं होते। तो ब्रांच का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग कहते हैं कि ज़्यादा ब्रांच होती है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है, वो फॉडर क्रॉप के लिए डिज़ायरेबल कैरेक्टर है। और सीरियल क्रॉप के लिए डिज़ायरेबल कैरेक्टर क्या हो गया, शॉर्ट हाइट और लेस ब्रांच है, इसका डिज़ायरेबल कैरेक्टर होता है सीरियल क्रॉप के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और वो क्या क्या हैं, या फिर इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, ये वो न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड टू द प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होते हैं, जिनकी ज़रूरत प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो उसमें कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ओके, और सल्फर। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट हैं, ये 6 न्यूट्रिएंट हैं। सो NPK यानी कि नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस, K का मतलब पोटेशियम, Ca का मीन्स कैल्शियम, Mg का मीन्स मैग्नीशियम और एस का मीन्स है सल्फ़र। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं ये प्लांट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म बनाने के काम आते हैं। नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और सल्फ़र ये प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम होता है वो उसकी सेल वॉल बनाने के काम आता है, और मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि what are macronutrient? The nutrient required to the plants in large quantity are known as macronutrient. These are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज नंबर 206 पर, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट। 206 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कि हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट, प्लांट को न्यूट्रिएंट कैसे मिलते हैं। हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो देखिए प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, इसके लिए आपकी बुक में एक टेबल भी गिवन है, तो आपको वो टेबल अच्छे से लर्न करनी है। एयर से, वाटर से और सॉइल से इसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। प्लांट गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। टोटल इन तीनों जगह से उसको 16 न्यूट्रिएंट मिलते हैं। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उसमें से देखिए एयर जो होती है वो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो एयर प्रोवाइड करा देती है। वाटर है, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, ऑक्सीजन भी उसमें प्रेजेंट होता है वाटर में। और बाकी के जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट होते हैं वो किससे मिलते हैं, वो सॉइल प्रोवाइड कराती है। तो 3 एलिमेंट्स जो हैं, 3 न्यूट्रिएंट हैं वो तो प्रोवाइड कराए एयर और वाटर ने, और बचे कितने 13 न्यूट्रिएंट हैं वो सॉइल प्रोवाइड कराती है। उसमें से 6 होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और 7 होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन अभी हमने पढ़ा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है, और माइक्रो में मॉलिब्डेनम है, जिंक है। तो ऐसे एलिमेंट होते हैं वो उसको कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो आपको वो टेबल अच्छे से इसमें प्रिपेयर करनी है, लर्न करनी है और राइट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पेज नंबर 207 पे जो क्वेश्चन है कि कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, इफेक्ट ऑफ यूजिंग, इसमें हमें बताना है मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो ये सिलेबस से हट गया है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है वो अपने टॉपिक हट गया है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 208 पर देखिए, 207 का नहीं करना अपने को, 208 नंबर पेज पर क्वेश्चन गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट, कि कौन सी कंडीशन है वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी और वाई। फर्स्ट इसमें बोला है फार्मर यूज़ हाई क्वालिटी सीड्स। हाई क्वालिटी सीड्स यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन है 208 का, HYV सीड्स जिसको हम बोलते हैं। हाई क्वालिटी सीड्स डू नॉट अडॉप्ट इरीगेशन और यूज़ फर्टिलाइजर्स। बी पार्ट में बोला है फार्मर यूज़ ऑर्डिनरी सीड्स, अडॉप्ट इरीगेशन एंड यूज़ फर्टिलाइजर। और सी पार्ट में बोला है कि यूज़ क्वालिटी सीड, अडॉप्ट इरीगेशन, यूज़ फर्टिलाइजर एंड यूज़ क्रॉप प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें अपना सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 208 नंबर पेज पर फर्स्ट क्वेश्चन में सी वाला ऑप्शन होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो होंगे वो क्या करते हैं, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड अगर हमने यूज़ किए हैं, गुड क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए हैं तो ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और अगर एक फार्मर अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ करता है तो उसमें से ज़्यादातर के जर्मिनेट होने के चांसेस होते हैं, यानी कि वो श्योर होता है कि ये सीड अगर हम सॉइल में डालेंगे तो उनसे नया प्लांट उगेगा, हेल्दी प्लांट होगा। हेल्दी प्लांट होने के लिए वो श्योर होता है, और ऑब्वियसली हेल्दी प्लांट उससे ग्रो करते हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ करेंगे तो प्लांट हेल्दी होंगे, उनमें जर्मिनेशन क्वालिटी अच्छी होगी। और
प्रॉपर इरिगेशन, इसी पॉइंट में है सी वाले में, प्रॉपर इरिगेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो ठीक से उसको होगी, वाटर अवेलेबल होगा तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, वो फ्रॉस्ट जैसी जो कंडीशन है, फ्रॉस्ट या फिर हाई टेम्परेचर, हाई या फिर लो टेम्परेचर, तो उसको भी वो बेयर कर सकता है। फर्टिलाइजर्स अगर उसमें हम डालेंगे, इसी में सी वाले में दिया हुआ है यूज़ फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर्स डालने से उसकी जो ग्रोथ है और जो प्लांट की डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, NPK जैसे न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो उनकी कमी को फर्टिलाइजर्स पूरा कर देंगे और उसकी हेल्दी और अच्छे से ग्रोथ होती है। और फिर इसमें बोला यूज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स में कई सारे मेथड जैसे कि वीड्स कंट्रोल हो गया, वीडीसाइड्स यूज़ करना, पेस्ट और इन्फेक्शियस एजेंट्स को स्प्रे, इन्फेक्शियस एजेंट्स को दूर करना। तो इससे क्या होगा, फार्मर जो होता है उसका ओवरऑल प्रोडक्शन जो होता है, कंप्लीट जो प्रोडक्शन है वो उसका बहुत अच्छा होगा और उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हम इसमें सी वाला पार्ट करेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है पेज नंबर 209 पर। पेज नंबर 209 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप। यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स यानी उसको ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ सावधानियाँ, और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हैं वो क्रॉप प्रोटेक्ट करने में कैसे यूज़फुल होते हैं। देखिए, क्रॉप प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ में लेने पड़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करना पड़ता है। कुछ इंसेक्ट्स को, पेस्ट को किल करने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स यूज़ में लेने पड़ते हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ ध्यान रखने पड़ते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो हम यूज़ करते हैं या फिर सावधान रखते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अगर केमिकल्स को हमने ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लिया, एक्सेसिव यूज़ अगर इनका हो जाता है तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, और ये जो केमिकल होते हैं तो एक तो इन्वायरमेंट के लिए ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो सकता है इससे। ठीक है, और दूसरा पॉइजनस भी होते हैं ये प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी पॉइजनस होते हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स में जैसे कि प्रॉपर सॉइल, सीड प्रिपरेशन, सीड को टाइमली ग्रो करना, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, और तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और दूसरी तरफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में जैसे बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, और तो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं वो जो होंगे वो कम टॉक्सिक होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कि एक बैसिलस थरिंगनेसिस नाम का आता है, विच इज़ एन इंसेक्ट पैथोजन होता है, जो कि बहुत सारे इंसेक्ट की लार्वा को डैमेज कर देता है। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर और बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये दोनों ही मेथड जो होते हैं वो इको फ्रेंडली मेथड माने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए प्रिवेंटिव मेजर यानी कि कुछ होने से पहले ही हम उसको रोक लें, और बायोलॉजिकल कंट्रोल तो कुछ ऐसी बायोलॉजिकल मेथड्स हम यूज़ में लें ताकि प्लांट्स को, क्रॉप को डैमेज होने से पहले ही उसको बचा लिया जाए। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, व्हाट फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि उसको लॉस कर सकते हैं स्टोरेज को। तो ये हमने उसमें नोट्स में पढ़ा था कि एक तो बायोटिक फैक्टर होते हैं, स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को क्या क्या चीज़ें लॉस करने के लिए अफेक्ट करती हैं। तो उसमें एक तो बायोटिक फैक्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि इंसेक्ट्स आ गए, पेस्ट आ गए, रोडेंट्स है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, तो ये जो है ये तो बायोटिक फैक्टर। और अबायोटिक फैक्टर में दो तीन चीज़ें हैं, मॉइस्चर हो गई उसके अंदर, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो ये अबायोटिक फैक्टर है। तो सनलाइट हो गया, फ्लड है, तो ऐसी चीज़ें अगर वहाँ पर हो जाती हैं, सनलाइट में अगर उसको सुखा के नहीं रखा तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगी और फिर उसमें ये बायोटिक फैक्टर भी उस पर अफेक्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 210 पर, 210 नंबर पेज पर क्वेश्चन है, विच मैथड इज़ कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स। कैटल ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ में लिया जाता है। वैसे तो ये पॉइंट अपनी, ये टॉपिक इस बार 2021 वाले सिलेबस से हट चुका है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए
जो मेथड यूज़ में लिया जाता है तो वो क्रॉस ब्रीडिंग है। इसमें इंडिजीनियस और यानी कि देसी और विदेशी नस्ल की जो एनिमल्स होते हैं उनको मिक्स करके और एक नया ब्रीड बनाया जाता है जिसमें दोनों की क्वालिटी होती है। जैसे कैटल ब्रीड्स की बात हो रही है तो इंडिजीनियस होती हैं, वो जल्दी बीमार नहीं होती, और लेकिन उनमें जो मिल्क की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, लैक्टेशन पीरियड भी उनका कम होता है। तो इंडिजिनस को, और दूसरा जो फॉरेन ब्रीड होती है उनमें लैक्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है फॉरेन ब्रीड्स में, और लेकिन वो जल्दी बीमार हो जाती हैं। तो ऐसी ब्रीड तैयार की जाती है इनको क्रॉस कराकर, क्रॉस ब्रीडिंग से, जिनका लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा और वो जल्दी बीमार भी नहीं होंगी। तो इस तरीके से दोनों को मिक्स करके एक नई ब्रीड बनाई जाती है जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है। ओके स्टूडेंट्स।